नमस्कार। हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोगों से आपका तारुफ कराते हैं जिन्होंने बिजनेस ही नहीं स्थापित किया बल्कि अपने क्षेत्र में सामाजिक सरोकार में भी बहुत सारा काम किया। इसी क्षेत्र में अब हम पहुंचते हैं मेरठ की धरती पे। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी स्थापित की गई 2008 में। 1996 से सुभारती यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशंस रखना शुरू किया। आज इस देश को वो डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, फार्मर, वकील सभी विधाओं में लोग दे रहे हैं। उनका मानना है देश को उत्तम बनाना है, स्वदेशी ही उनका मंत्र है। आज इस ग्रुप ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शिक्षा का पूरा नक्शा बदल के रख दिया है। तो आज आपको मिलाते हैं एक सुपर वुमेन से जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, माँ हैं और साथ में सुभारती ग्रुप की सीईओ हैं। एक ऐसी लेडी जिन्होंने इन सब फ्रंट्स को संभाल रखा है। आइए मिलते हैं डॉक्टर शैल्या राज जी से। शैल्या जी नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। हिंदुस्तान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो शैल्या जी, जब ये इंस्टीट्यूट मैं देखता हूँ, अभी मैं आया अंदर और काफ़ी 2-3 किलोमीटर अंदर मुझे ड्राइव करने पड़ा। ये इतना बड़ा सपना और 10,000 से ज़्यादा के बच्चे या शायद ज़्यादा हों, ये कैसे सोचा, किसने सोचा, कैसे ये रफ्तार इतनी पकड़ी कि यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हमारे संस्थापक जो सुभारती यूनिवर्सिटी सिर्फ सुभारती यूनिवर्सिटी नहीं है, अब एक सुभारती ग्रुप का एक प्रारूप ले चुकी है, क्योंकि सुभारती में अब एक मीडिया भी है, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है, एक शिक्षक संस्थान भी है। तो इस तरीके से एक डिफेंस एकेडमी भी है। तो पूरा एक सुभारती ग्रुप का प्रारूप ले चुकी है। तो हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण और उनकी धर्मपत्नी जो मेरे माता पिता हैं डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी, उनका ये सपना था। तो मेरे पिता जब बहुत छोटे थे उन्होंने सुभारती बाल संस्थान की स्थापना करी और उनका जो मोटिव था वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा देश, वो बहुत ज़्यादा उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। मेरी माता उनको बहुत बार चिढ़ाने के लिए कहती थी कि नेताजी अगर आज जिंदा होते तो तुम उन्हीं के साथ आईने की आर्मी में होते। अभी भी कोई आईने का कोई गाना गा देंगे तो तुम खड़े हो जाओगे और देशभक्ति का गाना गाते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो उनमें बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। तो उनको बहुत ज़्यादा ये लगता था कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊँ। तो उन्होंने एक सुभारती बाल संस्थान की स्थापना की, जिसमें क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो उनके साथ एक छोटा सा ग्रुप था। तो ये लोग जाके गांव-गांव में पहले मेडिकल कैंप्स लगाते थे। अच्छा। और 15 अगस्त भी मनाते थे, 26 जनवरी भी मनाते थे। ये लोग अपना जो भी इनका छोटा बहुत पॉकेट मनी उस टाइम क्या होता होगा, बट उससे वो छोटे-छोटे कैंप्स लगाते थे, सेविंग से। एंड सब जो भी इनके साथ एक छोटा सा ग्रुप था वो ये सब काम करते थे। धीरे धीरे जब ये मेडिकल कॉलेज में आए तो इनके पास MRs जैसे आते हैं और इनके जो प्रोफेसर्स थे उनसे मदद लेकर के ये मेडिकल कैंप्स बड़े स्केल पे लगाने लगे। फिर जब इन्होंने सर्जरी ज्वाइन करी तो सर्जरी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि फिर इनकी थोड़ी सी, सब जानते हैं मेरठ में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो डॉक्टर अतुल वाज वन ऑफ द वेरी फेमस सर्जन। बहुत दूर दूर से लोग आते थे कि हमको अगर किसी से भी डॉक्टरी सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर अतुल से करानी है। 1982 में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई। आई होप आई एम राइट विद द ईयर, क्योंकि मुझे अपनी बर्थ डेट तो सही याद है, शादी की डेट गलत हो गई तो अभी घर जाके डांट पड़ी। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को इंडिया में ये कंफ्यूजन रहता है। हाँ, बट आई थिंक आई एम राइट। तो जब मम्मी पापा की शादी हो गई तो मम्मी भी आ गई। मम्मी ने भी बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस करी। जब इन लोग की प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो गई तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने अगले सपने की तरफ चलते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है कि देश शिक्षित हो।
और शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा गांव-गांव तक जाए और कोने-कोने तक जाए। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बड़े-बड़े मतलब जो अच्छे घरों से वो लोग तो शिक्षा कहीं ना कहीं प्राप्त कर ही लेते हैं। सही बात है। तो इन्होंने छोटे-छोटे पहले स्कूल्स खोले गाँव में। तो हमारे आज सुभारती ग्रुप के स्कूल 7 गाँव में भी हैं, जो सिर्फ जूनियर स्कूल्स नहीं हैं, हाई स्कूल तक भी हैं, और जो बहुत या तो फ्री चलते हैं डिप्राइव्ड लोग बच्चों के लिए, डिप्राइव्ड बच्चों के लिए, और या बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पे चलता है, जिसकी 100-200 रुपए फीस है, मतलब जिसको आप कोई फीस मानते ही नहीं। सही है। बात। तो उनके टीचर्स और उनका सब कुछ सुभारती ग्रुप बेयर करता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पहले सबसे पहले हमने फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला, फिर डेंटल कॉलेज खोला, और धीरे धीरे 2008 में सुभारती यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अब हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मेरठ में और एक देहरादून में। अच्छा, देहरादून में भी है। हाँ। तो सामाजिक सरोकार से ये जर्नी शुरू हुई आपकी। और कुछ बताएं इसमें, और कुछ रोशनी डालें कि और ये जैसे कि सामाजिक सरोकार से स्कूल खुले, फिर सुभारती की स्थापना हुई, अब 2 यूनिवर्सिटी हुई, अब आप हॉस्पिटैलिटी में भी हैं, और भी कई चीज़ें जैसे आपने नाम लिया, उसके बारे में बताएं और आगे का क्या सोचा है इनके बारे में। इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे फादर डॉक्टर अतुल कृष्ण एक बार, क्योंकि सुभारती में क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ बनी, कोई पहले से एक प्लानिंग नहीं थी कि भाई हम ये कॉलेज खोलेंगे या ये नहीं खोलेंगे। पहले एक खुला, जब वो थोड़ा सा उसने पकड़ ली, उसके बाद उन्होंने दूसरा खोला। तो एक बार वो ऐसे ही कैंपस का राउंड ले रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे तो हमेशा ये लेबरर्स काम करते रहते हैं और इनके बच्चे बताओ ऐसे घूमते रहते हैं, ये तो पढ़ ही नहीं रहे। ये भी तो देश के युवा है, ये कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कैंपस में ही एक स्कूल खोला, अभी भी है, और ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से उस स्कूल की स्थापना हुई। वो क्लास 5th तक चलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। जब तक लेबर हमारी यहाँ पे कैंपस में काम करती है, तब तक वो सब बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो उनका एक बहुत ज़्यादा इसका विश्वास था कि हमें देश को आगे लेके चलना है। तो ये तो शिक्षा की बात हो गई जी। उसके बाद दूसरा उनका मोटिव था डिफेंस। तो हमने फिर एक डिफेंस एकेडमी बनाई कि जो भी बच्चे आगे चल के, और उसके साथ हमारे यूनिवर्सिटी में NSS और NCC भी हैं, कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी युवा हैं वो ट्रेनिंग लें कि कल को अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो हर कोई इस बात के लिए तैयार हो कि वो जा कर के आगे बॉर्डर पे हमारे जो आर्मी के भाई हैं और अब तो बहनें भी हैं, उनका साथ दे सकें। तो हम डिफेंस एकेडमी भी है हमारे यहाँ, NSS भी है, NCC भी है। साथ में सुभारती ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी में तो लिया ये, क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स है, संस्थापक, मेरी माता भी और पिता भी, उनका मानना है कि जितनी भी ट्रेनिंग हो, देखिए आज के ज़माने में अगर किसी भी बच्चे को नौकरी चाहिए तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया और वो नौकरी के लिए तैयार हो गया। उसको साथ में ट्रेनिंग चाहिए, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए। तो मेरे पिता ने और माता ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे को बस आपने पढ़ा दिया और फिर आपने बाहर भेज दिया नौकरी के लिए, तो उसको स्किल एनहांसमेंट चाहिए। तो उन्होंने इसलिए मीडिया हाउस खोला कि जो भी जर्नलिज्म के बच्चे हैं वो मीडिया में साथ साथ ट्रेनिंग लेंगे। हॉस्पिटैलिटी में हमने एंटर क्यों किया, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट का बच्चा है वो वहाँ पे जाएगा। हमारे अस्पताल भी है, नेचुरोपैथी का भी है, फिजियोथेरेपी का भी है, डेंटल का भी है, मेडिकल का तो है ही। वो इसीलिए है कि जब बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे तो साथ साथ वो वहाँ पे जाकर के अपने स्किल एनहांसमेंट भी करेंगे। तो हर चीज़ के लिए उनका सोच बड़ी सुंदर है। यानी सोल्जर भी कंट्री को देने का वादा है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है जी, इवन फार्मर्स भी, एग्रीकल्चर का कोर्स भी है। और बच्चे हमारे उसके लिए भी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं। और अभी आए थे मुझे गेहूं का एक पैकेट गिफ्ट करने की, मैम ये हमने उगाया है। तो वो तो जब, क्योंकि वो एक नारा है ना, जय किसान जय जवान, बिल्कुल, तो वो आज भी है लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि वो तो है ही। जब तक हम अपने किसान को और अपने जवान को सबसे ऊपर सबसे उच्च उस पे नहीं रखेंगे कैटेगरी, उसका क्या, आपकी हिंदी मेरे से बहुत अच्छी है, आप बताइए, तो उसको सबसे उच्च श्रेणी में नहीं रखेंगे, सबसे ज्यादा सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारे देश को वो स्टेज नहीं मिल सकती जो हम मिलनी चाहिए। तो जैसे ये ग्रुप सामाजिक सरोकार से शुरू हुआ और आपने बताया कि कितना राष्ट्र के लिए समर्पित भाव है आपके अंदर,
और नाम भी विवेकानंद जी के नाम पर है, सुभारती यूनिवर्सिटी। आपको कैसा लगता है जब कोई आपका एक पढ़ाया हुआ डिफेंस एकेडमी वाला बच्चा कर्नल बन के आ रहा है, कोई एक इंजीनियरिंग का बच्चा इसरो या नासा में पोस्टेड है, और कोई डॉक्टर आपका एम्स या MIT में है, तो आपको कैसा फील होता है अगर ये लोग, या इवन जो फार्मर आपने बच्चा बोला उसने एक ऑर्गेनिक गेहूं ला के आपको एक बैग दिया, तो कैसा फील होता है और इसके पीछे क्या भावनाएं आती हैं जब ये ऐसा आपको दिखता है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ काम जो आपके फादर ने शुरू किया था, इसके बारे में कुछ बनाइए, कैसे ये समाहित हुआ? क्योंकि आज इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे लोग आतुर हैं, क्योंकि उनको देश के लिए अगर कुछ करना है तो खाली बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, ये सब चीज़ें भी सोचनी है कि हम कैसे देश की तरक्की में योगदान भी कर सकें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बच्चे सिर्फ, आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी एम्स में बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ और मुझे मिल जाते हैं कि मैम हमें तो आपके फादर ने या मदर ने पढ़ाया है, या हम सुभारती से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिया, आप लोग की तो फील्ड मीडिया है, वहाँ पे भी मुझे बच्चे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि हम आपसे पढ़ाए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई फैकल्टी भी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी है और उनका कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो मुझे आके कहेंगे मैम हम तो वहाँ पे जाके भी ना अब जय हिंद बोलते हैं। सुभारती की हमारी एक ये प्रथा है कि हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते, हम सब लोग एक दूसरे को जय हिंद ही बोलते हैं, सुबह हो शाम हो। हम क्लासरूम्स में भी प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं बोलते, हम जय हिंद बोलते हैं। अगर बच्चा प्रेजेंट है तो उसको अपनी अटेंडेंस जय हिंद कह के मार्क करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे आके बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो वहाँ पे जाके भी जय हिंद बोलना शुरू कर दिया, या फैकल्टी के मैम हम अपने नए इंस्टीट्यूट में जाके भी जय हिंद बोलते हैं और हमने वहाँ पे भी इसको शुरू कर दिया है। मेरे फादर का कहना था कि जय हिंद बोलने से क्या होता है कि आपको याद रहता है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और आपका कर्तव्य है देश की तरफ। तो बहुत मुझे इस बात की खुशी होती है कि सुभारती के संस्कार आगे तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटो ये शिक्षा सेवा संस्कार राष्ट्र था। तो अगर वो यहीं पे इसी कैंपस में अंत हो गया तो उसका फिर फ़ायदा क्या? तो इससे बहुत एक खुशी मिलती है और एक बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ, जो आप काम कर रहे हो वो कहीं आगे भी जा रहा है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप फ्लैग बेरर हो न्यू जनरेशन की, फादर भी आपके डॉक्टर थे और उन्होंने एक सोच के साथ शुरू किया ये इंस्टीट्यूशन, पूरा यूनिवर्सिटी। तो अब पुरानी जो शिक्षा की नीतियाँ थी और अभी जो शिक्षा की नीतियाँ हैं, दोनों में बदलाव भी आया है, चेंजेस भी आए हैं। सिमिलरली सारे करिकुलम में चेंजेस आए हैं। आज इंजीनियरिंग में AI हावी है, इवन सारी फील्ड्स में AI हावी है। तो क्या चेंजेस आप सुभारती में ला रहे हैं, या कैसे अपने आप को रेडी फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, चेंजेस हैं बिल्कुल, एंड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत सारा करिकुलम में चेंज है। सो शिक्षा सेवा संस्कार डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। यस। सो हमारा करिकुलम इज टोटली अप टू डेट। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, स्टार्टअप सेल है, प्लेसमेंट सेल है, हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्टार्ट कर रखा है, इंक्यूबेशन सेल है। तो हम अपने को टोटली अप टू डेट रखते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा जब कल मार्केट में जाए उसको कहीं पे भी ये फील ना हो कि नहीं मैंने तो सिर्फ नेशनलिज्म और जय हिंद सीखा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव बैक टू द कंट्री। वो बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश फिर से वो नंबर 1 कंट्री बन सके और हम देश को आगे ले जा सकें। बट उसके लिए हमारे बच्चों को भी टॉप क्लास होना होगा। तो प्रैक्टिकल इमर्शन पे बहुत जोर है, बहुत ज़्यादा। तो हम रिसर्च हो, चाहे जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा, तो हमारे पास एक आइडिया लैब है। हम बच्चों को कंप्यूटर साइंस और इंटेलिजेंस के लिए लॉन्ग टर्म करिकुलम प्लान्स भी हैं एंड इवन शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं। हमारे पास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs हैं, सो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, सो दैट दे कैन रिमेन एट द टॉप, दे कैन बी अप टू डेट एंड दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और उनको बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ ये पता हो कि हाँ वहाँ ये चल रहा है, तो हमें उनसे ज़्यादा पता है, एक स्टेप अहेड रहें वो। एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट बिल्ड फॉर जॉब। और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन इतने जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकता। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल इमर्शन और साथ में स्किल इन्हांसमेंट
और ये कॉन्फिडेंस, तो जैसे आपने बताया इंक्यूबेशन चल रहा है, तो इसमें स्टार्टअप्स भी आपके यहाँ आते हैं, हमारे incubate बहुत करते सारे हैं? बच्चों के पास ऐसे आइडियाज़ होते हाँ। हैं, तो हमारी फैकल्टी और हमारे एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं कि हाँ तुम अपनी कंपनी कैसे बना सकते हो, उनको फिर फाइनेंशियल एडवाइस देना कि आप अपने कैसे फाइनेंसेस मैनेज करो, फिर इसके ऊपर लेक्चर कराना। फिर हमारे पास MSME वगैरह, जो एक MSME एक बॉडी है Yes, yes, I गवर्नमेंट know. की, तो वो लोग आके लेक्चर्स देते हैं। फिर इनके आइडियाज़ कई बार अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं। इतना पोटेंशियल है आज की जनरेशन में, इतने उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं दैट इट समटाइम्स आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि अच्छा इस बच्चे पे इतना आइडिया भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ देयर। हमको सिर्फ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है, और बच्चों के पास इतने आइडियाज़ होते हैं और वो इसको इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म हम दे पाएँ, उनको वो सेल दे पाएँ, उनको वो गाइडेंस दे पाएँ कि हाँ इस तरीके से तुम अपना काम करोगे तो तुम अपना कुछ बना सकते हो, अपना सेटअप बना सकते हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल की, बल्कि हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको बहुत इन्हांस भी कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़िए। तो दैट इज़ हैपनिंग। एंड बहुत इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी ये भी है, देखिए सब चीज़ हम एक करिकुलम में कवर नहीं कर सकते, तो जो गेस्ट लेक्चर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उनको भी हमें साथ ही साथ अपने करिकुलम के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे को सिर्फ वो ना आए जो उसका एक सेट करिकुलम है, उसके साथ साथ थोड़ा एक्सपोजर भी मिलता रहता है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसको वो सब मिल रहा है यहाँ पर। सुभारती हॉस्पिटल मेरठ हालांकि पास है दिल्ली के, बट फिर भी शायद इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं थी। आज ये जैसे मेरठ में किसी को कोई समस्या होती है हेल्थ रिलेटेड, तो क्यों सुभारती हॉस्पिटल ही याद करता है सबसे पहले, क्यों नहीं दिल्ली जाता है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोकल लोगों से मेरी बात हुई आपसे मिलने से पहले, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जिक्र किया कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल केयर करता है, और स्पेशली कोविड के दौरान जो इस हॉस्पिटल का रोल रहा है वो एक छाप छोड़ गया है मेरठ वालों के दिल में। और मैंने ये बात आपसे इसलिए करी क्योंकि मैं उन लोगों से सचमुच मिल के आ रहा हूँ आपसे मिलने से पहले। इसके बारे में कुछ बताइए, जो जन सेवा करी, आपकी मदर भी बहुत जुड़ी हुई थी इनसे, और हॉस्पिटल ने कैसे इतनी विश्वसनीयता, इतना कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया? मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आपके मुंह से बात सुन के, और मम्मी के बारे में सुन के थोड़ा दुख भी हो रहा है। बट चलिए, आज अभी तक मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई, आपको बता रही हूँ। जब कोविड हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है, मेरे परिवार में ज़्यादातर सब ही लोग डॉक्टर हैं या तो मेडिकल फील्ड में, मैं खुद भी एक एंडोडोंटिस्ट हूँ इन द डेंटल फील्ड। तो जब कोविड आया, हमारे अस्पताल को टर्शरी हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था। इट इज़ ओनली बिकॉज हमारे 2 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे मेरठ सिटी में, देहरादून में भी 2 हॉस्पिटल हैं, तो मेरठ में हमें टर्शरी सेंटर का दिया गया था। और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरा भाई, मेरे पिता और मेरी माता तीनों खुद लगे थे। मेरी माता को कैंसर था, 3rd डिग्री कैंसर था, एंड उनको हम अस्पताल नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी हमसे लड़के शी सेड कि आज ज़रूरत है, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। मेरे फादर उसी टाइम, उनकी एक बहुत ज़्यादा ख़राब कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन थी, उनको हम 3-4 हॉस्पिटल्स में घुमा के, मतलब उनको पहले एक हॉस्पिटल, पहले तो यहीं पे थे, उसके बाद उनको 2 हॉस्पिटल्स में और रखा। उनकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और वो 2020 में ही हैड गॉट अप फ्रॉम द बेड। बट उसके बावजूद एक यहाँ पे बेल्ट बांध लेते थे, और वो जो उस टाइम वो किट्स चल रहे थे, तो वो किट पहन लेते थे कि नहीं इसके बाद तो किसी को कुछ होता नहीं, एज इफ़। बट ज़िद्दी तो हैं ही, ज़िद्दी नहीं होते तो शायद इतना सब कुछ खड़ा भी नहीं कर पाते। वो तीनों खुद जाते थे, खुद लगते थे। पहला जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड था, 3rd स्टेज कैंसर था, एंड सेकेंड वेव ऑफ कोविड में वी लॉस्ट हर ड्यू टू कोविड ऑल्सो, क्योंकि उनको जब कोविड हो गया सेकेंड वेव में, एंड उसके बाद हम उन्हें कैंसर जिसको हो और कोविड भी हो जाए, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस होते चले गए। एंड फिर तो जो हुआ, खैर कहने को तो यही है कि भगवान की मर्ज़ी है, बट कभी ये भी लगता है कि शायद वो इतनी ज़िद नहीं करती और नहीं जाती तो नहीं होता, बट जो भी था
It is sad, but you must be proud of them. I am very proud of them. I am a very proud daughter. I have learned a lot from them कि कर्तव्य के सामने आप कभी भी पीछे Even नहीं for हट। that purpose, any doctor will be proud of them. Yeah. At this stage, suffering herself, and then she came up with the cause. वो खुद किया। इवन माई फादर, उनको अलाउड नहीं था, उनको तो 6 महीने तक बेड से भी उठना अलाउड नहीं था, फिर भी वो बेल्ट बांध करके और वो जाते थे और उन्होंने पेशेंट्स को खुद ट्रीट किया, जबकि कोविड बहुत ज़्यादा एक इन्फेक्शियस बीमारियों में आता है। मेरा भाई उसको तो अवार्ड भी मिला था बिकॉज उसने मोर देन 2000 पेशेंट्स, क्योंकि उनको जब ऑक्सीजन और ये सब He attended 2000 plus patients. यस ही डिड। डॉक्टर कृष्णमूर्ति उनका नाम है, ही इज़ अ सर्जन। उस टाइम वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो यू कैन इमेजिन कि वो नया सर्जरी में आया था, एंड उसके बावजूद बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट कितने सारे बहुत सारे लोग उसका नाम लेके आते थे। तो हम लोग कहते थे कि देखो पापा की जीन्स है इसमें, इसीलिए उन्हीं का हाथ का सिफा उसको मिला है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम कि एक ऐसी बीमारी जिसके लिए लोग डरते थे लेकिन उन्होंने उसको हैंडल किया। और जहाँ तक सुभारती अस्पताल का सवाल है, इट इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल, इट इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑल्सो, बट इंस्पाइट के जो भी एनएमसी के एमसीआई के जो भी नॉर्म्स थे उसके बावजूद हमने उसको हॉस्पिटल को इस लेवल तक बनाया है कि आपको यहाँ पे एनसीआर एरिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमारे पास exactly was what I was talking about. हमारे पास एक कैंसर यूनिट है, रेडियोलॉजी में हमारे पास सारी वो मशीन्स हैं जो आपको आसपास कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। हमने कार्डियोलॉजी में सारे वो यूनिट्स रख रखे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इवन इन पीडियाट्रिक होता है जब बहुत छोटे बच्चों का हमें इलाज करना पड़ता है, तो उनके भी अगर कार्डियक इश्यूज़ हैं या न्यूरोलॉजी इश्यूज़ हैं तो वो यहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं, जो आसपास ऐसी मशीनें ही नहीं हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट्स भी एंड स्टूडेंट्स भी हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस मशीन को सीखने के लिए वो मशीन होनी चाहिए ना, तो बच्चे फिर यहाँ आके उन मशीनों को सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने। जैसा कि मुझे और पता लगा कि CSR या सामाजिक सरोकार, समाज के लिए काम, महिलाओं के लिए काम, ग्रामीण क्षेत्र में काम, इसमें भी सुभारती का बहुत कुछ इंटरेस्ट है। और जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्र निर्माण ये एक आपका ध्येय है और आप अटेंडेंस की जगह जय हिंद कराती हैं, तो इसमें क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जितना मैंने अभी तक आपको बताया उससे आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कितने ज़्यादा समाज की तरफ उनका ओरिएंटेशन है। तो जब हमने सुभारती का मोटो बनाया था शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रता, तो उनको ये था कि कोई भी चीज़ कहने से कोई नहीं सीखता, करने से सीखते हैं। अगर आप सुभारती में जैसे आपने एंटर किया होगा तो आपने देखा होगा कोई भी शिक्षक संस्थान का नाम, किसी भी रोड का नाम, किसी भी चौराहे का नाम, कोई भी हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने अपने नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे नहीं रखा, जबकि ज़्यादातर जगह ऐसा होता है। किसी भी ऐसे ही पर्सन पे रखा हुआ होगा जिसने देश के लिए कुछ किया है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जान भी न्यौछावर कर दी है। और नाम इसलिए नहीं रखा होगा क्योंकि वो मेरठ से हैं या मेरठ के आसपास से हैं, वो भारतीय होना चाहिए। चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, चाहे वो वेली नेचियर हो, चाहे वो रानी चेन्नम्मा हो, चाहे वो लचित बड़फुकन हो, वो असम के भी होंगे, वो तमिलनाडु के भी होंगे, वो जम्मू कश्मीर के भी होंगे, उनका धर्म, उनकी भाषा, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और इन सब लोगों के बारे में जगह जगह पे लिखा होगा। इन सब के नाम पे हर महीने एक सुभारती दिवस मनता है जो बच्चे ही मनाते हैं। शानदार जज्बा। तो बच्चों को उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। जब वो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे बाय फोर्स पढ़ें, लेकिन जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हाँ ये सब लोग थे। तो भले ही हमारी किताबों ने उन्हें भुला दिया पर सुभारती ने नहीं भुलाया। तो इससे उनके संस्कार बनते हैं, इससे वो जानते हैं कि हाँ ये सब लोग थे जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी या बिना कुछ होते हुए भी अपना सब कुछ दे दिया। तो इससे उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, करिकुलम हम अपडेट कर रहे हैं, वो एक तरफ है, वो UGC की भी नॉर्म्स हैं, नेशनल पॉलिसी के भी नॉर्म्स हैं, लेकिन साथ साथ उनके संस्कार इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब जब वो ये सब करते हैं, इसके साथ साथ बच्चे जाएंगे कैंप्स के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा, लीगल अवेयरनेस कैंप भी होगा क्योंकि लॉ कॉलेज है। तो वो जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि भाई ये आपकी राइट है, ऐसे मिल सकती है, ऐसे लड़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता
कि उनकी राइट्स हैं क्या। तो लीगल अवेयरनेस कैंप भी होगा, इसके लिए भी कैंप होगा कि एक कोई औरत है और उसका बच्चा है तो वो कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो है, ये सारी CSR एक्टिविटीज़ जो है वो हम करते हैं और इसके लिए हम बढ़ावा भी देते हैं कि और लोग करें। हमने 5 गांव को अडॉप्ट कर रखा है। और जो गांव को नहीं अडॉप्ट कर रखा है, ये तो चलिए एक UGC की पॉलिसी भी है, उसके अंतर्गत भी कर रखा है। ऐसे और भी कई सारे एरियाज़ हैं। हम जेल में भी जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे जितने भी वहाँ के कैदी होते हैं उनको फ्री इलाज मिलता है, उनका डेंटल ट्रीटमेंट भी होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, उनसे हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो जहाँ पे भी हम समाज को, जिसको कहते हैं गिव बैक कर सकते हैं, वो हम कोशिश करते हैं करने की। ये बताइए शैल्या जी, आपके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी बड़ी वर्कफोर्स जुड़ी है, जो आप इतना सामाजिक कार्य भी करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं और सब, और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए हमारे यहाँ 18 कॉलेजेस हैं जी। और हमारे कॉलेज की एक फैकल्टी हो चाहे बच्चा हो जी, जब वो सुभारती परिवार का हिस्सा बन गया तो वो मेरी वर्कफोर्स बन गई। एंड हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें सब में हम बच्चों को जब हमने बताते हैं, देखिए देश को जब हम जगाने की कोशिश करेंगे ना तो हर पर्सन आपकी वर्कफोर्स बन जाएगा, क्योंकि जब काम ही अच्छा है तो कोई उसके लिए पीछे नहीं हटता। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये बताइए कि आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, CEO हैं, अभी हमने आपके से सुना कि सामाजिक सरोकार भी इतना है, 18 इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, बच्चे भी हैं आपके, तो कितना समय परिवार के लिए निकालती हैं? जब मेरे इतनी बड़ी वर्क फोर्स है तो सब चीज़ के लिए समय निकल जाता है। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं खुद भी PhD कर रही हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं PhD करूँगी। एंड तो मुझे अब डॉक्टर, प्रोफेसर, CEO के साथ स्टूडेंट भी लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं कई बार मजाक में जब स्पीचेस अपने जैसे 15 अगस्त वगैरह में होती है तो कह देती हूँ कि जैसे दुर्गा माता के, कई बार जैसे हिंदू फिलॉसफी में माता के बहुत सारे हाथ बनाते हैं ना, तो आई थिंक बनाए इसलिए जाते हैं बिकॉज अ वुमन is such a multitasker, and it's true, कि उनके बहुत सारे हाथ हो ही जाते हैं और वो इसीलिए होते हैं बिकॉज टीम बहुत स्ट्रांग होती है। तो इट इज़ नॉट कि मैं कोई चीज़ अकेले कर पा रही हूँ, मेरे पिता, हस्बैंड, ब्रदर, मेरी टीम, everybody is helping. But kudos to you that with family also you are having the same kind of equation what you are having with your institutions. Thank you so much. तो hobbies क्या हैं आपकी? मेरी फेवरेट हॉबी इज कथक। कथक, you are a dancer also? Yes, मैंने कथक सीखा है, क्लासिकल कथक 6 साल तक। मैंने क्लासिकल वोकल सीखा है 5 साल तक। और बाकी आप मुझसे कुछ भी करा लीजिए, आप मुझसे नेट करा लीजिए, एम्ब्रॉयडर करा लीजिए, पेंट करा लीजिए। मेरी नानी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब प्यार से स्ट्रिक्ट थी और उन्होंने हमें सब पुराने लोग स्ट्रिक्ट थे। हाँ, उनके लिए सभी था को कि पता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मेरी लड़की को आता ना। गुड, सो मल्टीटास्किंग, एंड आपको सारी चीज़ें भी आती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी बच्चे को आनी चाहिए। गुड, तो इसके अलावा कोई और हॉबी अभी जो आपने बाद में डेवलप की हो? मैंने सब बाद में हाँ, एक चीज़ देखिए, जब मेरी मदर गई एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, आई मीन बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि जब आप ऐसी पोस्ट पे आ जाते हैं ना तो बहुत कम दोस्त रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मम्मी थी कि उनको जाके मैं सब बता देती थी, तो एक लेट आउट पर्सन था कि You need a window. यस, उनको सब बता दिया और फिर आप काम पे वापस आते थे। तो उनके बाद मैंने लिखना शुरू किया था। अच्छा। तब तक मैं लिखती नहीं थी, उनके बाद मैंने कविता लिखना शुरू किया। मेरे जब भी उनको याद करके कुछ भी वो होता था तब मैं लिखती थी। तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने उनके बाद से शुरू की, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। तो राइटिंग इज योर न्यू हॉबी? यस। सो यू हैव, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं हमारे जी। एक शब्द जो सुभारती को डिफाइन करे। अतुल्य। अतुल्य जी। ग्रेट। आपकी पसंदीदा सामाजिक पहल? मैंने एक डे केयर सेंटर बनाया और एक फ्री लाइब्रेरी बनाई हमारे लेबर के बच्चों और माँ के लिए। नाइस।
अगर आप, वैसे तो शिक्षा क्षेत्र कहना गलत होगा, आप सारे ही क्षेत्रों में हैं, बट फिर भी एजुकेशन से ना शुरुआत होती है आपकी, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपको अट्रैक्ट करती है? मैं कथक डांसर बनना चाहती थी। मुझे बनने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं डॉक्टर बनना है, बट मैं बनना कथक डांसर चाहती थी। Very interesting. You were a CEO and you were saying you wanted to become a कथक डांसर, yes. a trained classical dancer. Yes. एक लीडर जो आपको इंस्पायर करता हो? मेरे फादर मेरे लिए लीडर, गाइड, मोटिवेशन, एवरीथिंग, माय गो टू पर्सन फॉर एवरीथिंग, डॉक्टर अतुल कृष्ण। ग्रेट। सुबह कैसे शुरुआत करती हैं? भगवान को थैंक यू कह के। ग्रेट। आई थिंक हम भगवान को कम थैंक यू कहते हैं, हम सबको ज़्यादा कहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। बिल्कुल। यस, इन द मॉर्निंग दैट इज अ टाइम टू शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। हाँ, मैं भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं रखती कि भाई आपको पहले नहाना है, ब्रश करना है। मैं तो उठती हूँ, उनको थैंक यू कहती हूँ, उनका दिया जलाती हूँ, क्योंकि अगर भगवान भी हमें जज करने लगेंगे फॉर एवरीथिंग, तो फिर उनमें और इंसान में लॉट ऑफ पीपल में नॉट अग्री विद दैट इज हाउ आई एम। आजकल की जनरेशन को एक देखना पड़ेगा कि उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो पहले I think भगवान को वो थैंक थोड़ा यू सा कहती हूँ, बिकॉज चेंज लाना पड़ेगा सबको। बिल्कुल। The gratitude needs to be there. बेस्ट लोकेशन आपको कौन सी लगती है जब आप ट्रैवल करती हैं? बेस्ट लोकेशन कहीं भी, अगर बीच हो, गोवा पहले अच्छी लगती थी, बट अब तो भीड़ हो गई है, तो मैं भी जी। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। यस। That also within country, हाँ? हाँ, प्रेफरेबली। आसान रहता है खाना वाना, बीइंग अ वेजिटेरियन बाहर जाना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो थैंक यू शाल्या जी, आपने वक्त निकाला और मेरठ में इतना नाम कमाया है आपने। इस बात पे हिंदुस्तान को भी आप पर गर्व है, और थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। हमको भी हिंदुस्तान पे बहुत गर्व है, आप सबके दिलों हमारा पे नाम ही छाए हुए हिंदुस्तान हैं। है। आप पूरे हिंदुस्तान के दिलों में छाए हुए हैं, और आई थिंक हिंदुस्तान इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।